बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टैक्सेशन ऑफ एओपी और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से न्यूमेरिक सिचुएशंस हैं उसकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें पहली चीज जो एओपी के टैक्सेशन में, वो ये कि एओपी का टैक्सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अलोंग विद टैक्सेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ एओपी। यानी एओपी के जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं, उसके उसके साथ इसको अंडरस्टैंड करना होगा। पार्टनर्स की टैक्सेशन कैसे होगी, उनकी टैक्सेशन के ऊपर फर्क पड़ता है जब वो एओपी से प्रॉफिट वगैरह उनको कोई मिलता है तो एओपी के पार्टनर्स की टैक्सेशन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है। जो इम्पोर्टेंट चीज आपने याद रखनी है वो दो बातें हैं। फर्स्ट थिंग कि ये जितनी डिस्कशन हम एओपी और पार्टनर्स की टैक्सेशन में करेंगे, इसमें फाइनल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, इसका कोई रोल नहीं है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अपने ही तरीके से टैक्स होती है, जैसे कि सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज के ऊपर जो कैपिटल गेन्स हैं उसके लिए रेट ऑफ टैक्स अलग से टैक्स लॉ ने बताए हुए हैं, तो वो वही रहेंगे, चाहे वो एओपी की कैपिटल गेन हो चाहे पार्टनर का हो। और इसी तरह इमूवेबल्स इमूवेबल्स के ऊपर जो कैपिटल गेन्स हैं वो भी उसके रेट ऑफ टैक्सेस अलग से बताए हुए हैं। उसको उसी तरीके पे टैक्स करना है जो टैक्स लॉ ने हमें सेपरेट रेट्स ऑफ टैक्सेस बताए हुए हैं। एफटीआर में हमारे पास सेपरेट सेपरेट टैक्सेशन है, सेपरेट टैक्सेशन जैसे जिसमें डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट और इस तरह की चीजें हैं, सेक्शन 8 की ये प्रोविजंस हैं, इनको भी उसी तरीके पे टैक्स करना है जो एफटीआर में बताया हुआ है। और इसी तरह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 169 में, ठीक है, 169 में। तो इन की टैक्सेशन जो है इन आइटम्स की तो उसी तरीके से होगी जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो एओपी की और पार्टनर की टैक्सेशन के ऊपर जो जो एक जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स के ऊपर आता है। पहली चीज ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लॉसेस हैं एओपी के, उसका कोई रोल नहीं है उसके मेंबर्स की टैक्सेशन पे। यानी एओपी ने अगर किसी टैक्स ईयर में लॉस अर्न कर लिया है तो मेंबर्स को उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टैक्स बेनिफिट यानी कि पार्टनर अपनी इनकम में उसको कहीं एडजस्ट कर ले, ये नहीं हो सकता, चाहे वो मेंबर एओपी का इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, इसको आपने वायलेट नहीं करना। ठीक है, तो फिर तो मामला थोड़े स्मूथ रहेंगे। अ, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एओपी के जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल्स ही हैं। सो इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 अप टू इंडिविजुअल एन। सो ये डिफरेंट पार्टनर्स हैं एओपी के, और इनकी कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। और जब ये अपना बिजनेस से इनकम कमा लेते हैं, या किसी और हेड ऑफ इनकम से भी, क्योंकि एओपी की जो इनकम है वो बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में भी हो सकती है, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में भी हो सकती है, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। सो इन चारों हेड्स ऑफ इनकम में एओपी की आमदनी हो सकती है। तो एज लॉन्ग एज ये इनकम्स में आमदनी नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, तो हम एओपी की टैक्सेशन जब बनाएंगे तो उसी प्रॉफिट्स बनेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंडिविजुअल्स के केस में ये इनकम में ऐड किए जाते हैं फॉर रेट पर्पसेस। जबकि अगर एओपी का कोई पार्टनर कंपनी हो, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 और थर्ड वन इज अ कंपनी, तो फिर
एओपी ने उस इनकम के ऊपर टैक्स अदा नहीं करना जो कंपनी का शेयर बनता है। ठीक है, सो एओपी विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन द शेयर विच बिलोंग्स टू द कंपनी। ये कंपनी की टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है, टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है, और फिर कंपनी के रेट पे इसको, जो भी कंपनी का रेट ऑफ टैक्स है उसके ऊपर इसको टैक्स किया जाता है। न्यूमेरिकली ये सिनेरियो टेस्ट होने का चांस नहीं है क्योंकि कंपनी का टैक्सेशन कैफ 2 के सिलेबस का पार्ट नहीं। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि आपने ये दो जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, एक तो लॉसेस का किसी सूरत कोई बेनिफिट किसी पार्टनर को ना मिले, और दूसरे एफटीआर की इनकम्स को, इस सारे ये जो हम थियरी पढ़ने लगे हैं कि एओपी की टैक्सेशन उसके पार्टनर्स की कैसे होती है, इसमें एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। वो बिल्कुल अपने तरीके पे ही टैक्स होंगे, उनका इन सारे जो प्रीवियस लॉ हैं जो भी हम पढ़ेंगे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके, सो अब जरा वो सेक्शंस देख लेते हैं जो एओपी के टैक्सेशन के लिए रेफर किए जाएंगे, जो आपके सिलेबस में भी हैं। सेक्शन 92, 88, 98, 98A, 98B, 98C। सो ये सेक्शंस जो हैं वो सिलेबस का पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज एओपी शैल बी टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, सिंपल बात है, एओपी को अलग टैक्स करेंगे, पार्टनर अलग टैक्स होगा। If AOP has paid tax on its profits, then share of profit of members shall be exempt from tax. पार्टनरशिप से जो भी प्रॉफिट मेंबर्स को मिलना है वो मेंबर के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन वो रेट पर्पसेस के लिए ऐड होगा। अभी हम अगले सेक्शन में उसको पढ़ेंगे, रेट पर्पसेस। सो रेट पर्पसेस के लिए ऐड कैसे करना है और उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज कैसे बनानी है, उसके लिए न्यूमेरिकल जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप वो वीडियो देख लेंगे। इफ मेंबर or members of AOP is a company, then AOP shall pay tax on its profits excluding the share of company. कंपनी के शेयर पे एओपी ने टैक्स अदा नहीं करना। तो जितना भी एओपी का प्रॉफिट है उसमें जो कंपनी का शेयर होगा उसको हम अलहदा कर देंगे, एओपी उसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करेगी। दैट शेयर विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ कंपनी एंड शैल बी टैक्सेबल एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। नाउ इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ एओपी, जब एक नेचुरल पर्सन मेंबर होगा एओपी का, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल मेंबर फॉर रेट पर्पसेस। तो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो रेट ऑफ टैक्स जिसके ऊपर इंडिविजुअल मेंबर की इनकम को टैक्स किया जाएगा, वो रेट कैलकुलेट करने के लिए आप पार्टनरशिप बिजनेस की इनकम को ऐड करेंगे। और वो रेट कैलकुलेट कैसे होता है, इस फॉर्मूला के जरिए। वो रेट कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसका ब्रेकअप क्या है, इससे पहले ये समझ लें कि ये जो प्रॉफिट फ्रॉम एओपी है, इसमें जितनी भी इनकम्स हैं अंडर एफटीआर उसको हमने शामिल नहीं करना। एफटीआर की इनकम्स अगर एओपी की हों तो वो पार्टनर्स की टैक्सेशन को इफेक्ट नहीं करेंगी, और एफटीआर की इनकम्स अगर पार्टनर्स की हों तो वो एओपी के शेयर मिलने से उनकी इनकम्स, उनकी टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A is the amount of tax that would be assessed to the individual if share of profit from AOP were chargeable to tax. So आपने एक टैक्स की अमाउंट वर्कआउट करनी है जो कि एओपी का शेयर शामिल करके वर्कआउट की जाएगी। मतलब ये कि आप एओपी का जो भी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम वो वर्कआउट कर लें, पार्टनर्स में उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनको शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। अब ए की अपनी टैक्सेबल इनकम इसके अलावा वो वर्कआउट की जाएगी, उस टैक्सेबल इनकम में ये शेयर आप जमा कर देंगे। जमा करने के बाद ये जो शेयर आप लेकर आए, लेट्स से मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि ये मैं शेयर लेकर आया जो मैंने इसमें ऐड किया, और इससे एक और फिगर वर्कआउट हुई। ये जो फिगर है ये इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ एओपी, एओपी का शेयर शामिल करके ये आपने इनकम की फिगर वर्कआउट की है। इसके ऊपर आप टैक्स स्लैब्स अप्लाई करेंगे। तो वो देखना होगा कि वो सैलरीड पर्सन बनता है या नॉन सैलरीड, उसकी बेस के ऊपर
आप टैक्स स्लैब्स जो हैं वो अप्लाई कर देंगे और उससे एक टैक्स वर्कआउट हो जाएगा। ये जो टैक्स है, इस टैक्स को बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स, कि अगर एओपी का शेयर टैक्सेबल होता, एओपी का शेयर अगर मैं ऐड कर देता तो इनकम ये बन जाती और इस पे जब टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो ये टैक्स बनेगा। सो दिस इज द फिगर ए जिसकी ये बात हो रही है। इसी तरह जो फिगर बी है, टैक्सेबल इनकम इफ शेयर ऑफ एओपी वाज चार्जेबल टू टैक्स, कि अगर ये बी फिगर बेसिकली कौन सी है, ये बी फिगर है कि अगर एओपी का इनकम शामिल करके जो भी टैक्सेबल इनकम बनता था, और फिर इससे ए ओवर बी जब आप ये ए और बी करेंगे तो एक रेट ऑफ टैक्स बनेगा। यानी कि मैं इस टैक्स की फिगर को ए को डिवाइड कर दूंगा बी से तो एक रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा जिसको मैंने सी से मल्टीप्लाई करना है। और सी एक्चुअली क्या है, इसकी जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है, दिस इज द वैल्यू सी। तो इसको हम कहेंगे कि ये वैल्यू सी है जो उस पार्टनर की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी। और इससे फिर इस इनकम, क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो यही है, ये वाली जो अमाउंट है इसको तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये क्या है, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्सेबल इनकम पार्टनर की यही है, एओपी के शेयर के अलावा जो है, और उसके ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको सी के साथ जो कि एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है। चेंज इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी, अगर पार्टनरशिप की कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में लॉ ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि इफ देयर इज अ चेंज ऑफ 50% और मोर इन द अंडरलाइंग ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी, any loss incurred before the change shall not be allowed as deduction after the change unless entity fulfills following condition। बेसिकली एक लेट्स से ए और बी दो पार्टनर्स थे, सी कोई अलग बंदा था, आप टैक्स ईयर जो आपका था, लेट्स से दिस इज योर टैक्स ईयर, इसके कुछ अरसे तक ये पार्टनरशिप बिजनेस लॉसेस में जा रहा था, और उसके बाद हुआ ये कि सी एक और अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा था, तो इसने कहा जी कि मुझे भी अपने पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल कर लो, राइट। सो इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि पहले ए और बी पार्टनर थे, और इस पॉइंट के बाद ए, बी और सी पार्टनर हो गए। करना हम ये चाह रहे हैं इससे कि सी के जो बिजनेस में प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट ये लॉसेस इस्तेमाल कर लें, राइट, ताकि एक टैक्स बेनिफिट लिया जा सके। सो हम एक टैक्स बेनिफिट फाइंड लेना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ टैक्स लॉ इसका रास्ता रोक रहा है इस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत। वो ये कह रहा है कि जी लॉस, एनी लॉस incurred before the change shall not be allowed as deduction after the change unless entity fulfills following conditions। तो वो conditions कौन सी हैं जो आपको पूरी करनी है? It continues same business after the change until the loss has been fully set off। अगर तो जो बिजनेस पहले चल रहा था वही कंटिन्यू होता है, सी कोई अलग बिजनेस नहीं है जो इसमें, यानी ए के ओपी का पहले लेट से पोल्ट्री का बिजनेस था और सी का लेट से कोई ट्रेडिंग का बिजनेस था। अब अगर ये मिलके कहते हैं जी कि हम इस लॉसेस को इस्तेमाल कर लेंगे तो ऐसा नहीं कर सकेंगे, आपको सेम बिजनेस ही कंटिन्यू करना है। Until the loss has been fully set off, it does not engage in any new business or investment। और कोई नया बिजनेस भी वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ उस सूरत में है जब आपकी ओनरशिप में इतना बड़ा चेंज आ जाए, 50% और मोर ऑफ द ओनरशिप इज चेंज्ड, where the principal purpose of the entity or the beneficial owners of the entity is to utilize the loss so as to reduce tax payable on the income from new business or new investment। सो चूंकि आपका मकसद ही ये था कि आप इस बिजनेस के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ये वाले लॉसेस इस्तेमाल कर लें, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कुछ टर्म्स की एक्सप्लेनेशन है। एंटिटी से मुराद कंपनी भी हो सकता है और एओपी भी, दोनों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। और अंडरलाइंग ओनरशिप से मुराद ये है कि एक्चुअल ओनर कौन होगा। अंडरलाइंग ओनर से मुराद ये होती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी, और उस कंपनी का ओनर कौन होता है? कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर्स, ठीक है। नाउ शेयर होल्डर्स जो है वो एक्चुअली ओनर है, लेकिन शेयर होल्डर्स अगर सारे शेयर एक और कंपनी के पास हैं तो इस कंपनी के भी आगे शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। नाउ ये जो शेयर होल्डर्स हैं लेट्स से वो इंडिविजुअल्स हैं, तो अब इस अगर हम कहेंगे इस कंपनी का
ये जो फर्स्ट कंपनी हमने यहाँ पे लिखी थी, इस कंपनी का ऑनर कौन है? तो इस कंपनी का ऑनर तो एक्चुअली ये शेयर जिसके पास है, यानी कि ये कंपनी इसका ऑनर है। लेकिन अगर हम पूछें कि इसका अंडरलाइंग ऑनर कौन है, तो इसी कंपनी का जो अंडरलाइंग ऑनर है वो ये शेयर होल्डर है, जो कि इंडिविजुअल है। So underlying ownership means ownership interest in the entity held directly or indirectly through an interposed entity or entities by an individual or by the person not ultimately owned by the individuals. So अब ये चूंकि अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये एक्चुअली डायरेक्टली तो इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर यही बनते हैं, तो अंडरलाइंग ओनर हम इसको बोलेंगे। ये एक इंटरपोज्ड एंटिटी, ये एक इंटरपोज्ड एंटिटी के थ्रू ये ओनरशिप रखते हैं इस कंपनी की। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज 98A एंड सेज कि इफ अ चेंज अकर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एओपी को एड्रेस कर रहा है। देन लायबिलिटी ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ एओपी, रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिटर्न ऑफ एओपी किसने जमा करानी है, shall be of those persons who were member of AOP at the time of filing of return। तो पहले अगर लेट्स से ए और बी पार्टनर थे और उसके बाद आपने सी को भी ऐड कर लिया, तो रिटर्न फाइलिंग के वक्त ये तीनों फिर जिम्मेदार होंगे, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के वक्त ये तीनों ऑनर्स थे। इनकम ऑफ एओपी शैल बी अपॉर्शन्ड अमंग मेंबर्स ऑन टाइम बेसिस, और फिर देखा जाएगा कि कितना पीरियड ऑफ टाइम तक किसी भी टैक्स ईयर में ए और बी ऑनर थे और उसके बाद ए बी और सी ऑनर थे, तो वो टाइम बेसिस के ऊपर इनकम को अपॉर्शन करके फिर पार्टनर्स के शेयर्स वर्कआउट किए जाएंगे। इफ टैक्स असेस्ड ऑन अ मेंबर कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, it shall be recovered from the AOP as constituted at the time of filing of return। और अगर इंडिविजुअल मेंबर का अपना कोई टैक्स था वो अदा नहीं वो कर रहा, तो फिर एओपी से वो बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए या बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए, तो फिर if AOP is dissolved or discontinues its business, then any tax payable by the AOP is recoverable from any person who was member at the time of dissolution or discontinuance। So ये एक लॉ में एक प्रोविजन दी गई है ताकि अगर एओपी डिफॉल्टर है, टैक्स अदा नहीं किया, तो किसी भी मेंबर को पकड़ के उससे वो टैक्स रिकवर किया जा सके। In case of death of member of AOP, the tax payable can be recovered from legal heirs of the deceased। तो ये सेकंड प्रोविजन तो आई थिंक सिंपल ही है। ये इंडिविजुअल की जो टैक्सेशन के रूल्स हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसका टैक्स अदा करते हैं। सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ, यानी कि किसी मिस्टर ए के फौत हो जाने के बाद उसके बच्चे को अगर बिजनेस मिला है, तो इसके अलावा किसी और सक्सेशन की बात हो रही है, अदरवाइज देन ऑन डेथ। If successor carries on same business, then following shall apply। Predecessor यानी कि जो जो एक्चुअली ये जो बंदा था, predecessor shall be liable to pay tax on income before date of succession, and successor यानी बाद में आने वाला shall be liable to pay tax on the income after the date of succession। So अगर ए का बिजनेस जो है वो बी ने एक्वायर कर लिया है, तो अब ए जो है वो अपने टैक्स का जिम्मेदार है और बी उस इनकम का जिम्मेदार है जो उसने अर्न की है। इफ प्रीडिसेसर कैन नॉट बी फाउंड, यानी कि ये वाला पर्सन अगर इफ कैन नॉट बी फाउंड, then successor shall be liable to pay tax on income before date of succession, and where any tax payable under this section in respect of such business or profession cannot be recovered from predecessor, it shall be recovered from the successor who shall be entitled to recover it from predecessor। So अगर ये मफरूर हो गया हुआ है शख्स, तो इससे वो टैक्स रिकवर किया जाएगा और इसको ये अथॉरिटी दी गई है कि आप इससे वो टैक्स रिकवर कर लें। Okay, these are the main
सेक्शंस जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें चंद एक चीज़ें जो ज़रूरी हैं इस के साथ ही हम डिस्कस कर लें, वो ये कि कुछ प्रोविजंस हैं जो एओपी के चैप्टर में तो मेंशन नहीं है लेकिन दूसरे चैप्टर्स में है, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी तरह बात करते हैं कि वो कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि किसी और चैप्टर के अंदर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लॉसेस का चैप्टर था। उसमें कुछ प्रोविजंस थी जो कि एओपी से मुतालिक थी, और इसमें हमने लिमिटेशन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इसमें कुछ प्रोविजन पड़ी थी जो जिसका ताल्लुक एओपी के साथ था, उसको भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। इन केस ऑफ AOP, the loss shall be set off and carry forward only against income of AOP and in no case be entitled by its members against their taxable income. So AOP का लॉस जो है वो किसी सूरत भी उसका पार्टनर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सो ये प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे जो शुरू में पहली बात बताई थी वो ये कि इस चीज़ को अगर लॉसेस का ये न्यूमेरिकल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें भी हमने सॉल्व किया हुआ है इसको। तो कोई किसी भी किस्म के लॉसेस जो एओपी के हैं उसका कोई टैक्स बेनिफिट किसी मेंबर को नहीं पहुंचना चाहिए, ये आपने इंश्योर करना है अपना कोई भी लॉस का सिनेरियो सॉल्व करते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हम जिस वक्त टैक्स रिजीम्स के सॉरी मिनिमम टैक्स रिजीम की जो हम बात कर रहे थे, तो मिनिमम टैक्स रिजीम जो सबसे मेन एरिया मिनिमम टैक्स रिजीम का है वो सेक्शन 113 है। सेक्शन 113 में क्या था कि आप ने अपने टर्नओवर के ऊपर कुछ मिनिमम टैक्स अदा करना होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम टैक्स में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि मैं यहाँ पहले थोड़ा सा कुछ फिगर्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको, कि एक एओपी है, फर्ज करें कि उसकी सेल्स हैं 100 की और उसके एक्सपेंसेस जो अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं वो लेट से 70 हैं। तो इसका जो बिजनेस इनकम टैक्सेबल इनकम बना वो 30 है, और इसके दो पार्टनर हैं मिस्टर ए और बी लिमिटेड, और ये 50% के पार्टनर हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो 30 है इसमें जो बी का शेयर है जो कि 50% बनता है 15, इसके ऊपर एओपी ने कोई टैक्स अदा नहीं करना। एओपी ने जो टैक्स अदा करना है, इसकी जो टैक्स लायबिलिटी है एओपी की, वो कैलकुलेट ही 15 के ऊपर की जाएगी। 15 जो है वो कंपनी के इनकम में ऐड हो जाएगा। सो कंपनी की लेट से सेल्स हैं 1000 और इसके जो एक्सपेंसेस हैं लेट से 700, तो अब इसकी जो बिजनेस इनकम है वो 300 आ गई। इस 300 ये जो कंपनी की इनकम है इसमें हम फिर ऐड करेंगे कि जो शेयर ऑफ एओपी है, ठीक है। शेयर ऑफ एओपी जो है वो कितना यहाँ पे आ रहा था 15, सो ये 15 को प्लस करेंगे, सो ये 315 अमाउंट बनेगी जिसके ऊपर इसका टैक्स वर्कआउट किया जाएगा। ना जब इसके ऊपर टैक्स वर्कआउट किया जाएगा तो ये जब हम टैक्स कैलकुलेट कर चुकते हैं तो फिर इसको मिनिमम टैक्स से कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। ये जो मिनिमम टैक्स है ये सेक्शन 113 में बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, टर्नओवर यानी कि सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एक परसेंटेज को, लेट्स से इट इज 1.25%। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम टैक्स कैसे वर्कआउट करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25% से, यही करोगे। लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि ये 1.25% है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ जो टैक्स वर्कआउट हुआ है वो इस प्रॉफिट पे हुआ है, और इस प्रॉफिट में ये एक प्रॉफिट शामिल हुआ है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉफिट यहाँ पे शामिल हुआ है तो यहाँ जो अब मिनिमम टैक्स वर्कआउट होगा, मिनिमम टैक्स जो वर्कआउट होगा वो किस टर्नओवर के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर। लेकिन ये जो टैक्स है इसमें एओपी का शेयर भी शामिल है। तो इसलिए सेक्शन 113 में जहाँ पे टर्नओवर को डिफाइन किया गया है वहां पे जरा एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो इसको हम अब रिवाइज कर लेते हैं। और वो लिखा हुआ ये है कि टर्नओवर में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्नओवर में शामिल होगा शेयर ऑफ कंपनी इन एओपी इन अबव अमाउंट्स, यानी कि जो भी सेल्स हैं उसमें जो कंपनी का शेयर है वो भी टर्नओवर की डेफिनेशन में शामिल है।
मतलब ये कि जब आपने मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना होगा तो मिनिमम टैक्स जो है इट विल इफ आई से 1000 इंटू 1.25%, तो दिस इज रॉन्ग। आपने क्या करना है, पहले कंपनी का टर्नओवर इसमें जमा करना है, जो टर्नओवर था एओपी का, और उसमें जो कंपनी का शेयर था 50%। तो वो 50% अगर आप बनाएंगे तो वो कितना बनेगा, इट विल बी 50। तो आपने 1050 ये टर्नओवर होगा जिसके साथ 1.25% को मल्टीप्लाई करके फिर आप मिनिमम टैक्स वर्कआउट करेंगे, तब ये दोनों फिगर्स आपस में कंपेरेबल हो जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ पे शेयर प्रॉफिट भी आया हुआ है, ये इसमें ये कंपनी का प्रॉफिट है, ये एओपी का प्रॉफिट है, तो 315 में दोनों शामिल है। तो जब टर्नओवर बनाना है तो फिर टर्नओवर में भी आपने वो टर्नओवर लेकर आना है जो कि कंपनी का हिस्सा था। एक चीज तो ये। दूसरा, एओपी से मुतालिक जो हमने एक और चैप्टर के अंदर डिस्कशन की हुई थी, दैट वाज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने अगर आपको याद हो, हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड डिस्कस किए थे। डिडक्शंस नॉट अलाउड सेक्शन 21 की प्रोविजंस थी, और इसमें हमने डिस्कस ये किया था कि जो पार्टनर्स को कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस पे करेगा प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, तो ये एओपी के मेंबर्स को अगर दिया जाएगा तो ये डिडक्शन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब ये कि एओपी जब अपना बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेगी फॉर टैक्स पर्पसेस, तो इन एक्सपेंसेस में किसी भी पार्टनर को अगर आपने कोई सैलरी, कोई प्रॉफिट ऑन डेट, कोई कमीशन, कोई रेम्यूनरेशन, इनमें से कोई भी चीज अगर दी है तो वो यहाँ पे एक्सपेंस नहीं बनेगी। ठीक है। और जिस वक्त आप पार्टनर्स में ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स में ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले इन फिगर्स को लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इस 30 में से पहले वो अमाउंट्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि आपने एक्सपेंस नहीं बनाई थी। तो इन अमाउंट्स में से जो अमाउंट्स पहले मिल चुकी हैं उनको पहले पार्टनर्स को दिया जाएगा, और फिर बाद में जो वैल्यू बची होगी उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लास्ट जो एक नई चीज है इस टैक्स ईयर से ऑनवर्ड्स, वो ये कि पहले ही होता था कि एओपी का प्रॉफिट जो टैक्स पर्पज के लिए आप बनाते थे वो आफ्टर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि फिर इंडिविजुअल मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हो ये गया कि एफबीआर ने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ये जो एओपी है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपने लेना है, और ये इंडिविजुअल मेंबर्स की इनकम में शामिल करना है, इंडिविजुअल मेंबर्स की इनकम में शामिल करना है फॉर रेट पर्पसेस। ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपने खास तौर पे याद रखना है। सो इसके न्यूमेरिक सिचुएशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे वीडियोस हैं, उसको देखें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।